हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी व्याकरण, यानी कि इसमें वर्णमाला के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्था क्या होते हैं, वो उसमें स्वर व्यंजन, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। आपके डीएलएड में हिंदी जो आती है, चाहे वो फिर आपके टेट के एग्ज़ाम के लिए हो या फिर आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए हो, आपकी जो हिंदी है वो वर्णमाला से ही स्टार्ट होता है। तो पहला टॉपिक आपका है हिंदी व्याकरण में कौन सा है, वर्णमाला। इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियोस भी मैंने डाले हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं हिंदी वर्णमाला में, व्याकरण में वर्णमाला। सबसे पहले वर्णमाला के बारे में हम जानेंगे। ठीक, वर्णमाला में जानने से पहले सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये आपका क्या लिखा हुआ है? वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों की समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि जो वर्णों से मिलकर के जो समूह बनता है, एक व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हिंदी में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन। चलिए अब जानते हैं स्वर के बारे में। स्वर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं अपनी वर्णमाला में। तो टोटल जो देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, उसमें से 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, 33 क्या है? मूल व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। द्विगुणन व्यंजन कितने हैं? हमारे 2 हैं। और जिसके बाद जो कुल वर्ण कितने हो गए? 52। चलिए अब जानते हैं स्वर के बारे में। स्वर क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, स्वर सबसे पहले, फिर व्यंजन, फिर अयोगवाह, संयुक्त कौन कौन से होते हैं हमारे। संयुक्त के बाद हम जाना कि टोटल 52 जो वर्ण होते हैं अपनी वर्णमाला में। स्वर क्या है? जो वर्ण बिना किसी अन्य स्वर की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। किसके? जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। मानक हिंदी में कितने स्वर हैं? 11। अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ आओ। इनकी संख्या कितनी है? 11। अब हम जानते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने भागों में बांटा गया है? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त 3 प्रकार के। अब हम जानते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में कि ह्रस्व स्वर क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी कि जिनको हम जब बोलते हैं तो समय क्या लगता है? बहुत कम लगता है। जैसे अ इ उ री। अब जैसे हम बड़ा बोलेंगे आ, तो थोड़ा सा समय लगा, लेकिन इनको क्या बोलने में समय क्या लगता है? बहुत ही कम लगता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक है, अब हम जानते हैं दीर्घ स्वर के बारे में कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, यानी कि जो ह्रस्व स्वर मैंने बताया था अभी, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा क्या दुगना उससे समय लगे, यानी कि बड़ा आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, ये सब क्या होते हैं? हमारे दीर्घ स्वर। यानी कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा या कंपेयर में क्या होते हैं? उससे दुगना समय लग रहा है, तो ये क्या होते हैं? हमारे दीर्घ स्वर। अब जानते हैं तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो दीर्घ ह्रस्व पढ़ाया, फिर आपको दीर्घ स्वर पढ़ाया, फिर प्लुत। तो दीर्घ में क्या था? जो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लग रहा था। ठीक है, क्योंकि दूसरा नंबर था। याद करने के तरीके मैं आपको बता। ये तीसरा है प्लुत, यानी कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगेगा, इसको कहते हैं प्लुत स्वर। यानी कि ओम, राम, हे राम, ये सारे क्या आते हैं? प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये आपकी हिंदी वर्णमाला है। इसमें क्या क्या दिया? तो स्वर कितने? 11। अनुनासिक कितने हैं? अंक। विसर्ग आहा। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्था 4 हैं, ऊष्म 4 हैं, संयुक्त 4 हैं और द्विगुण कितने हैं? 2। ठीक है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरी वर्णमाला का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आपका स्वर पूरी तरह समाप्त हो चुका। हमने स्वर पढ़ाया,
स्वर कितने भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ाया, कौन कौन से हस्त स्वर होते हैं, कौन दीर्घ होते हैं, कौन प्लुप्त होते हैं। अब हम जानते हैं व्यंजन के बारे में। जो दूसरा वर्ण क्या था, पहला स्वर था, दूसरा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है, यानी कि जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, वो क्या होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्था और ऊष्म। अब हम जानते हैं स्पर्श कौन कौन से होते हैं, अंतस्था कौन से होते हैं और ऊष्म कौन से होते हैं। एक याद रखना कि जो व्यंजन होते हैं बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते, लेकिन स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये देखिए आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। इस व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। अब आपको ये दिख रहा होगा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये ता वर्ग, पा वर्ग। इसको क्या बोलते हैं, जो का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। चा का कहाँ से होता है, तालु से। टा वर्ग कहाँ से होता है, मूर्धा से। ता वर्ग कहाँ से होता है, दंत से। पा वर्ग का ओष्ठ से। देखो का, खा, गा, घा, कंठ से आवाज निकल रही ना, चा, छा, जा, जा, तालु से। इसी प्रकार पा वर्ग बोलिए, पा, फा, ओठ से निकल रहा है। तो ये क्या है, हमारे जो का वर्ग का कहाँ से उच्चारण कहाँ से हो रहा है, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई गई हैं। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, का वर्ग का। ठा का उच्चारण कहाँ से होता है, तो मूर्धा से। आप इस तरह एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर। अब जानते हैं अंतस्था व्यंजन क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है तथा जिनके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ जाए, वे क्या होते हैं, अंतस्था व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। या, रा, ला, वा। क्या कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। या व वा को क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रा को लुंठित भी कहते हैं और ला को पार्श्विक। ठीक है, याद करने के लिए लुंठित, इसमें पूछे लुंठित वर्ण कौन सा है, तो आपसे अक्सर व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो आपका रा जो होता है वो लुंठित होता है, ला जो होता है वो पार्श्विक होता है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं जो मैंने आपको बोला। अब हम जानेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में कि ऊष्म व्यंजन क्या है। इन वर्णों का उच्चारण क्या होता है, समय के हवा के रगड़ खाने से क्या होती है, मुख में गर्मी यानी कि ऊष्म उत्पन्न होती है। क्या होती है, जब हम इनको बोलते हैं तो क्या होता है, इनको उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से क्या होती है, मुख से हमारे क्या ऊष्मा टाइप जैसे उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा। जैसे शा, सा, सा, हा, एक आवाज निकलती है ना, ऊष्मा, ध्वनि निकलती ना, ऊष्मा। शा, शा, सा, हा। ठीक है, तो ये सारे व्यंजन क्या होते हैं, याद करने का तरीका देखिए। अंतस्था भी 4 होते हैं, ऊष्म भी 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। 2 होते हैं हमारे द्विगुणित। याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में कि संयुक्त व्यंजन यानी कि संयुक्त यानी किसी किन्हीं 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हैं। 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी मैंने आपको बताई कितनी होती है, 4। छा छत्री वाला जो होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। त्रा होता है वो भी संयुक्त व्यंजन होता है। ज्ञा होता है वो भी संयुक्त व्यंजन होता है और श्रा जो होता है वो भी संयुक्त व्यंजन। लेकिन संयुक्त व्यंजन के बाद आपसे अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि त्रा शब्द किन 2 व्यंजनों के योग से बना है, बताओ। 4 ऑप्शन देगा, तो आपको नोट करने की जो पॉइंट है वो ये चीजें देखिए। इसका क्या है, का प्लस शा यानी खटकोण वाला शा। इसमें देखिए क्षमा, छत्री वाला देखो, क्षमा, छत्री, कच्चे, सारे शब्द आते हैं। त्रा यानी कि ता प्लस रा, जा प्लस इया, सा प्लस रा, स्रा बना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट, आप ही नीचे हलन जरूर लगाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन में दे देगा कि एक में लगाएगा, एक में नहीं लगाएगा। ठीक है, आप ये जरूर याद रखिएगा। अब हम जानते उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, जिसको मैंने आपको बताया था कि इनकी संख्या कितनी होती है, 2। यह ऐसा व्यंजन होता है जिसे अचानक मुंह में क्या होती है, जीभ या अन्य किसी भाग को सिकोड़कर किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाए, जैसे ढा, डा। ठीक है, यानी कि लड़ना, लड़ना, ड़ा एंड ढा। पढ़ना, पढ़ाई, बूढ़ा, छत्तीसगढ़। तो एक हमारी जीभ जो होती है फोल्ड हो जाती है ना, किसी बोलते हैं तब कहीं जीभ हमारी और होती है, बोलने के बाद किसी दूसरे भाग को टच करती हुई ये हमारे वर्ड व्यंजन निकलते हैं। ठीक है, लड़ना, पढ़ाई, पढ़ाई। ठीक है, अब आप बोलकर प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आएगा उच्चारण। अब जानते हैं द्वित्व व्यंजन कौन से। द्वित्व व्यंजन का तात्पर्य है कि 2 समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखो, सच्चा, कच्चा, बच्चा, ये 2 वर्ण जो है सेम है। जो चा वाल क्या 2 आ रहा है, आधा एक पूरा। इसमें भी देखिए पक्का यानी कि 2 का आ रहा है, कुत्ता 2 ता आ रहा है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे अयोग वाह कौन कौन से। अयोग यानी कि अंक
जिसको अनुस्वार कहते हैं, जो आहा होती है उसको विसर्ग कहते हैं। यह ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, यह आ के योग से बोले और लिखे जाते हैं। अंक यानी कि अनुसार, इस ध्वनि का उच्चारण माँ या ना के समान होता है, यानी कि अंक। ठीक है, इसका लिपि चिन्ह क्या है, ऊपर एक बिंदी, जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। इसका प्रयोग स्वर एवं व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे मैंने आपको कंस, हंस, अंश। तो जो बिंदी लगती है इसकी क्या होता है हमारा अनुस्वार। एक बिंदी तो अनुस्वार, और जो विसर्ग लगती है तो आपको समझ में आता ही होगा, याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ आपको। देखो जैसे मैंने आपको बताया अंक क्या होती है, एक बिंदी लगती है, लेकिन विसर्ग वाले क्या, स्वर से परे जो 2 बिंदियां लगाई जाती हैं वह विसर्ग कहलाती हैं। विसर्ग में आप देखिए 2 पॉइंट दिख रहे होंगे। इसका उच्चारण केवल संस्कृत से आए हुए कुछ तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है, जैसे क्या है अतः, प्रायः, प्रातः। ये सारी क्या होती है विसर्ग लगी, जिनको हम क्या कहते हैं विसर्ग। अयोगवाह के अंतर्गत 2 आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार एक बिंदी अंक जिसको बोलते हैं, और आहा जो होता है 2 विसर्ग लगी होती है, 2 बिंदी, उनको कहते हैं विसर्ग। ठीक है, अब आपको देखिए अनुनासिक, अनुनासिक वर्णों का एक गुण है, इसको क्या कहते हैं चंद्र बिंदु भी कहते हैं। मैंने आपको भी अंक के बारे में बताया, अंक आहा। ठीक है, अंक में एक बिंदी होती है, और जो विसर्ग जो आहा बताया वो विसर्ग यानी कि 2 बिंदु होती हैं। उसके बाद अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, इनका एक क्या होती है, इनको चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जिससे इसका प्रयोग स्वर तथा व्यंजनों के ऊपर किया जाता है, जैसे आंख, चांद, माँ। देखिए आपको चांद बिंदु दिख रहा है ना, चांद के समान, इसमें चांद में देखिए, माँ में देखिए। इसका उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। अक्सर आपसे पूछ लिया जाएगा अनुनासिक व्यंजन क्या होता है, याद करने का तरीका देखिए। अनुनासिक यानी जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, वो व्यंजन क्या कहलाते हैं हमारे अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि आंख, चांद, नाक में सॉरी माँ, ये सारे क्या आते हैं, ये क्या चांद बिंदी लगी हुई है ना ऊपर, ये क्या होंगे सारे आपके अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, तो आज आपको मैंने वर्णमाला के बारे में पूरा बताया, कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 स्वर और व्यंजन। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। स्वर, व्यंजन। स्वर को कितने भागों में बांटा गया, 3। कौन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके मैंने ह्रस्व स्वर के बारे में बताया क्या होते हैं, आ ई ई। दीर्घ स्वर के बारे में बताया बड़ा, बड़ी, बड़ा हुई, ए आई ओ। ठीक है, प्लुत स्वर ओम, राम। फिर इसके मैंने व्यंजन के बारे में बताया, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्था होते हैं, ऊष्म होते हैं और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, फिर मैंने स्पर्शी व्यंजन के बारे में बताया, फिर इसके उच्चारण स्थान के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर मैंने अयोगवाह बताया क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, अनुनासिक व्यंजन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज डिफाइन करी हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।